हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव सर एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे थे और उसी सीरीज में जो है हमने पी ब्लॉक को डिस्कस कर रहे थे और ग्रुप 15 तक जो है हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर जो है हम ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बाद केवल इसमें आपके हेलोजन्स और नोबल गैसेस बच जाएंगी, वो हम एक साथ एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस कुछ खास एलिमेंट्स तो बनाते नहीं है और जो कुछ होगा उसमें हेलोजन्स के अंदर ही होगा। तो एक ही वीडियो इसके बाद प्री ब्लॉक की आएगी और उसके बाद फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और चीज़ों को समझते हुए चलिए और ध्यान से जो है अपना जो भी चीज़ें हैं उसको समझते हुए चलिए। इसका जो पीडीएफ है उसको मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और आप लोग उसको आराम से वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो आपको खुद ही इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बात की, आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जैसा कि हम यूजुअली करते आए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वही हम बात करेंगे सबसे पहले। ऑल द एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। तो यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट्स इसके होंगे, इनका NS2 NP4 टाइप का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन करके या शेयरिंग के माध्यम से ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा। ओके, सो दे मे अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स forming M2 plus ions and by sharing 2 electrons, thus forming 2 covalent bonds। तो आसानी से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और तुरंत से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा या शेयरिंग के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर आपका इंक्रीज होती है एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो ये हमने पहले भी जो ट्रेंड देखा है पिछले उसके ग्रुप्स के अंदर, वही ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर आपको जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो इस वजह से जो है आपका आयनिक और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो आप जानते हैं कि पहला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा यूजुअली होता है और इसमें भी वही है कि थोड़ा जो ऑक्सीजन है उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है और उसके बाद के जो एलिमेंट्स है उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो स्मॉलर है अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये टेबल देखिए इसको। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो है आपके पास एक मिनट, ये देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पोलोनियम है। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था किस प्रकार से याद रखना है, ओल्ड स्टाइल से टी पो। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना था आसानी से। और ये जो क्रम होता है दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार जो है ट्रेंड जो है दिमाग में रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसका जो एटॉमिक नंबर है ये आप जानते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की जो है वो -2 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये हम सब जानते हैं कि -2 जो है ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। वाइल -1 भी शो करता है, +1 भी करता है और +2 भी करता है, लेकिन माइन अधिकांश जो इसके आपके जितने भी कंपाउंड बनाता है उसमें आपने देखा होगा कि -2 ही ज्यादातर के अंदर रहता है। उसके अलावा सल्फर जो है वो -2 शो करता है, +4 और +6, लेकिन इसकी +4 और +6 प्रेफरेबल है, जिसमें भी +6 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। वाइल अब सेलेनियम और टेलोरियम पोलोनियम, इनका देखिए +2 और +4 +6 दोनों कर रहे हैं ये शो, लेकिन यहाँ पर नीचे जाने पर हमारे पास जो +4 वाली है वो ज्यादा स्टेबल होती है बजाय 2 एंड 6 के। तो इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसके कारण से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस के वो पेयरिंग में पेयर्ड रह जाएंगे और पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। तो इस वजह से आपके चार इलेक्ट्रॉन पार्ट करेंगे और 4 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने देखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज है देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर यह आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर एक डिक्रीज देखने को मिलता है, बिकॉज द इंक्रीज इन द साइज। तो जैसे कि यूजुअल पिछले उसमें होता आया है, हमने देखा है कि डाउन द ग्रुप जाने में जब साइज इंक्रीज होता है तो आउटर जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, भारी जो मतलब जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका जो अट्रैक्शन है उस पे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम हो जाएगा। इस वजह से जो है आयने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो थोड़ा आसान हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इन डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अगर कम होगी तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। हाउएवर मच लोअर देन कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 से तो कम ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रुप 15 के अंदर क्या थे, तीन जो है, पी था उसके अंदर इस प्रकार से तीन इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, हाफ फिल, है ना, इस प्रकार से। तो ये हाफ फिल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये इस कारण से ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स थे वो ज्यादा, उनकी मतलब ऑब्वियसली ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनके बीच में थोड़ा गैप ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए क्या एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसका क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड्स। हाउएवर ऑक्सीजन ओविंग टू इट्स स्मॉल साइज हैज अ लेस नेगेटिव वैल्यू देन सल्फर। तो यहाँ पर वही है, नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैल्यू जो है ज्यादा नेगेटिव, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। और वो उसका रीजन वही है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने के कारण से वो जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, तो उतना फेवर नहीं करेगा। और यहाँ पर हालांकि जो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसकी, क्योंकि स्मॉल साइज है तो इस कारण से उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू है सल्फर के अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू सल्फर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल एलिमेंट्स। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद मतलब उससे पहले सबसे ज्यादा कौन होता है, आपका फ्लोरीन होता है, सेकंड ओनली टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हेलोजन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो सिस्टीन ऑक्सीजन फैमिली है वो ऑलरेडी जो है वो हेलोजन्स के बहुत ज्यादा पास होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी ज्यादा होती ही है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन की बात देखें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। एंड फ्रॉम गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इंक्रीज इन साइज। तो ये हम यूजुअल ट्रेंड देखते हैं, पिछली ग्रुप्स के अंदर भी देखा कि नीचे जाने पर जैसे साइज इंक्रीज होता है जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड है, कोवेलेंट रेडियाई इसके अंदर ये इंक्रीज देखने को मिलता है आसानी से, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। ऐसी आयनिक जो रेडियस है यानी कि M2 पॉजिटिव जो आयन बनेगा उसका जो है उसमें भी यहाँ पर एक इंक्रीज जो है डाउन द ग्रुप देखने को मिलता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तो साइज में छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो है डिक्रीज देखने को मिलता है क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज है। और वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी यहाँ पर देखिए, नीचे जब हम जाते हैं ग्रुप के तो ये एक डाउन द ग्रुप डिक्रीज देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ यूजुअल ट्रेंड्स हैं दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। तो यहां पर भी वही होगा जो पिछले ट्रेंड्स में होता आया है। डाउन द ग्रुप जाने में हम क्या करते हैं, नॉन मेटल से मेटल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, सोज बाय द दियर रिएक्शंस। तो रिएक्शन से सोज होगा,
द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड एन इंक्रीज टेंडेंसी टू फॉर्म M2+ आयंस। तो यहाँ पर नीचे जाने पर आपका M2 पॉजिटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। टुगेदर विद अ डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ M2 नेगेटिव आयन, तो M2 नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर टोटली नॉन मेटेलिक्स। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये हो गए आपके नॉन मेटेलिक। वाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वीकर्स इन सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, तो इनके अंदर ये थोड़ा डिक्रीज होगा, यानी कि इनके अंदर थोड़ा मेटलॉइड वाला कैरेक्टर आ जाएगा। और पोलोनियम पर जब आते हैं तो वो क्या है, मार्केबली मेटेलिक एंड ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव। तो यहाँ पर पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हालांकि मेटल है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लगातार जो कुछ रेज होती हैं उनको एमिट करते हैं, इस वजह से उनका जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है। ये बात हम रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर आयोनिक एंड कंटेन O2 नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर जितने भी ज्यादातर इसके मेटल के ऑक्साइड हैं वो M2 नेगेटिव टाइप का आयंस जो है वो कंटेन करते हैं। खासकर जहां पर ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो ये हमने देखा है, नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर +2 की जो स्टेबिलिटी है वो गिर जाएगी, +4 जो है वो ज्यादा स्टेबल डाउन द ग्रुप होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इन OF2 इज +2। तो OF2 के अंदर हमने देखा है, अगर हम इसको X मान ले और इसका F का आप जानते हैं -1 होता है, तो इसलिए -2 हो जाएगा और उधर जाके +2, इसलिए यहाँ पर ऑक्सी OF2 यानी कि जो ये फ्लोराइड बना रहा है इसके अंदर +2 जो है वो शो करता है। द एलिमेंट्स सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो ये वाले जो है हमने अभी ऊपर देखा कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दीज आर द मोस्ट स्टेबल देन +2। तो इनमें आपका 4 और 6 जो है ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें भी 4 ज्यादा स्टेबल होगी। इन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +4। सो +4 जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इन कंपाउंड विथ फ्लोरीन इट इज +6। सो यहाँ पर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स के अंदर ज्यादातर +4 जो है डाउन द ग्रुप जाने में ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड है तो उसमें +6 ज्यादा स्टेबल होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड दैट फॉर +4 इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसके कारण से जो है वो +4 की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है S के अंदर वो पेयर रह जाएंगे, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं लेंगे बॉन्डिंग के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर +4 ही ज्यादा स्टेबल होगी नीचे जाने पर, ठीक है। उसके अलावा +6 भी होती है लेकिन +4 स्टेबल होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, ओके। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, सबसे पहले बात करेंगे। जब भी रिएक्शंस की बात होती है, हमने जैसा पिछले उसके ग्रुप्स के अंदर देखा था, हम हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं, तो इसके अंदर भी हम वही बात करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिस्टीन फॉर्म्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। तो इस टाइप के जो है हैलाइड से ये फॉर्म करता है, हाइड्राइड सॉरी, H2E। जहां पर E क्या है, E मतलब एलिमेंट है, कोई भी ग्रुप सिस्टम का कोई भी एलिमेंट इसकी जगह हम ले सकते हैं। जैसे कि आप बात करें, दीज आर H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE यानी कि सेलेनियम के साथ हो गया, टेलुरियम के साथ हो गया एंड पोलोनियम के साथ हो गया। इस तरीके से ये हाइड्राइड फॉर्म करता है। वाटर इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये हम जानते हैं, बट अदर आर कलरलेस फॉल स्मेलिंग टॉक्सिक गैसेस। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वाटर है
वो तो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लेकिन ये बाकी के जो हैं वो गैसेस हैं। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ये थोड़ा इसके अंदर बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है, इस कारण से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयरन का सल्फाइड है, इसको H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये H2S बना देगा और FeSO4 साथ में बनाएगा। तो इससे भी हम इस माध्यम से जो है सल्फाइड बना सकते हैं। और वैसे जो ऊपर के हैं इसमें हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ यही ज्यादा स्टेबल हैं, बाकी नीचे आने पर ये अनस्टेबल होते चले जाएंगे। तो वही बात हम कहने वाले हैं कि द हाइड्राइड डिक्रीज इन स्टेबिलिटी फ्रॉम H2O टू H2Te, यानी कि टेलोरियम के साथ जो बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले जो जब वाटर के साथ वाटर या उसके बाद जो सल्फर के साथ बनेगा वो थोड़ा स्टेबल होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म डाई ऑक्साइड्स ऑफ टाइप EO2। तो इस टाइप के जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जहां पर ई क्या हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ट्राइऑक्साइड ऑफ द टाइप EO3 वेयर ई इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये EO2 यानी कि डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, और ट्राइऑक्साइड दोनों टाइप के जो है आपके हैलाइड्स जो है ये फॉर्म कर सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी में, ठीक है। SO2 एंड SO3 यानी कि सल्फर का जो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स। SO2 इज कलरलेस गैस एंड इज वेरी स्टेबल इन वाटर। तो ये कलरलेस गैस है और वाटर में बहुत ज्यादा स्टेबल है, जहां हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर। सो सल्फर को अगर हम एयर में बर्न करें तो ये आसानी से बन सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। द सल्फर डाइऑक्साइड SE यानी सेलेनियम का अगर हम डाइऑक्साइड देखें, या टेलोरियम का या पोलोनियम का, आर मेड बाय बर्निंग द एलिमेंट्स इन एयर्स। सेलेनियम ऑक्साइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। SO3 यानी कि ट्राइऑक्साइड की बात करें, इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज SBr टू Br2। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये SBr को यानी कि हाइड्रोजन के ब्रोमाइड को Br2 के अंदर जो है आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। P यानी फास्फोरस को P4O10 में जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑल्सो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 रिएक्ट्स vigorously with water and evolving a large amount of heat and forming H2SO4। तो इसका जो इस्तेमाल है वो H2SO4 बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऑक्साइड्स जो हैं होते हैं सल्फर के, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। EO2 यानी कि डाई और ट्राई दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो पोलोनियम है वो केवल डाई वाले बनाता है, और जो बाकी के हैं ये आपके डाई और ट्राई दोनों बनाते हैं। उसके अलावा भी अदर ऑक्साइड बहुत सारे बनते हैं, जिनमें सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड, जैसे एस सल्फर के आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O, H2O2, SO ये सब इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। SO4 हो गया, S6O हो गया, S7O हो गया, S8O हो गया, S9O हो गया, S10O हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के इसके ऑक्साइड्स जो है वो फॉर्म, मतलब बहुत सारे ऑक्साइड बना सकता है सल्फर। यहाँ पर सेलेनियम और टेलिरियम और पोलोनियम ये इनका डाइऑक्साइड तो आसानी से बन रहा है, और जो EO3 टाइप के ऑक्साइड है वो सेलेनियम और टेलेरियम के बन रहे हैं, वाइल पोलोनियम इस प्रकार का जो है ऑक्साइड शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ ऑक्साइड्स के ट्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन्स, हैलोजन्स की तरफ रिएक्टिविटी। अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ टाइप EX6, EX4 एंड EX, ये ई होगा यहाँ पे छपा नहीं है कुछ, EX4 एंड EX2 आर फॉर्म। तो इस टाइप के तीन प्रकार के इसके आपके हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि फॉर्म तो बहुत सारे हो रहे हैं, EX6, EX4, EX2, E2X2, E2X एंड अदर हैलाइड भी इसके बनते हैं। लेकिन उसमें से ऑक्सीजन देखिए केवल EX2 और E2X2 और E2X टाइप के जो है बना रहा है, और कुछ अदर हैलाइड्स फॉर्म कर रहा है। सल्फर के आपके 6 वाले भी बनते हैं,
4 वाले भी बनते हैं, 2 वाले भी बन रहे हैं, टू आपका E2X2 टाइप के भी बन रहे हैं, लेकिन अदर्स जो हैं ये नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजुअल ट्रेंड्स हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, इनके जो हेक्सा हैलाइड्स हैं EX6 वाले, तो उसमें देखिए SF6, SEF6, TEF6, इसका तो स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड हैं, कंपाउंड जो हेलोजेंस के साथ बनाता है, ये आप देख लेना। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साहेलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर FCl Br and I, यानी कि जो हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी का जो क्रम है, यानी कि हेक्साहेलाइड बनाने का, वो डाउन द ग्रुप जो है आपका डिक्रीज होता है। फ्लोरीन के साथ जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओके, सो SF6, SEF6, TEF6 all are formed by direct combination, showing maximum valency of 6 with sulfur, selenium and tellurium। ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाई ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन की, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्मॉल स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी में कैसा फॉर्म होता है। पहला देखिए, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 थ्रो द प्रोडक्ट ऑफन कंटेन ट्रेसेस ऑफ Cl2 एंड ClO2। तो यहाँ पर ये देखिए 2 KClO3 है, और इसको 150 डिग्री सेल्सियस पर जब हम MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, या कह लीजिए कि आप हीट करते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये KCl और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। सेकंड तरीका है, O2 कैन बी मेड बाय कैटलिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइड। तो ये हाइपोक्लोराइड है HOCl, और इसका CO2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो HCl और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। तो और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं यहाँ पर। ज्यादा लिखने के लिए, इतना लिखने के लिए तो 10-12 लिख सकता था मैं, लेकिन 2 बहुत है। On the large scale, it is also prepared by electrolysis of water with traces of H2SO4। तो जहां पर इंडस्ट्रियल स्केल की बात होती है, तो वहां पर सीधे सीधे वाटर का जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसको अलग कर लिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इस तरीके से लार्ज अमाउंट में इसको ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, डाई ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। डाई ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस विद स्मेल, विदाउट स्मेल और टेस्ट। तो कलरलेस है पूरी तरीके से, कोई स्मेल नहीं होती है इसकी, कोई टेस्ट नहीं होता है। इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबल है। हाउएवर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। तो हमारे पास जो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन, वही क्या होती है, हमारी जो मरीन लाइफ होती है या एक्वाटिक जो लाइफ होती है उसको सपोर्ट करती है। और जो भी जो क्रिएचर होते हैं पानी के अंदर, वो उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेकर सपोर्ट पर जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है डाई ऑक्सीजन का यूज। द फॉलोइंग रिएक्शंस शो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑन डायरेक्ट रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पर डाइऑक्सीजन की हमने कुछ मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन देखनी है। देखिए यहाँ पर मेटल के साथ देखिए Mg के साथ जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो ये सल्फाइड जो है बनाएगा MgO। ऐसे ही हम एल्युमिनियम की करवाते हैं जब ऑक्सीजन के साथ, तो ये Al2O3। इस प्रकार का जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से जो कार्बन है, जब हम उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। Fe2S, यानी कि आयरन का सल्फाइड, इससे जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो ये Fe2O3 ये अंदर चेंज होता है, और साथ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर फॉर्म होती है। ऐसे ही जो मीथेन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ के साथ H2 यानी कि वेपर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये कुछ मेटल और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस हैं आपके डाइऑक्सीजन की। यूजेस की बात करें अगर हम, क्या इस्तेमाल है, डाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन बाय बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो हम जानते हैं जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितनी भी हमारी
लाइफ है हमारी, मतलब जो हमारा क्या कह सकते हैं, एक जो एनिमल्स हैं हमारे और जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के रेस्पिरेशन के लिए हम जानते हैं डाइऑक्सीजन क्या है, एक एसेंशियल गैस के तौर पर जानी जाती है। इट इज देयर फॉर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है और टूट जाता है ये किसके अंदर, ऑक्सीजन O2 के अंदर, और साथ के साथ वाटर, और देता है एनर्जी। तो ये एनर्जी ही हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनको करने में काम आती है। ठीक है, तो इसलिए डाइऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे सिंपल ऑक्साइड्स की। द ऑक्साइड्स आर मेनली टू टाइप्स, पहला है सिंपल और दूसरा मिक्स। तो दो टाइप का ऑक्साइड ये बनाता है। द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑक्साइड इज MgO Al2O3। तो इस प्रकार के ये ऑक्साइड सिंपल हो गए। एंड दोज ऑफ मिक्स ऑक्साइड आर Pb3O4 Fe2O4। तो इस प्रकार के मिक्स ऑक्साइड से भी ये फॉर्म करता है। द सिंपल ऑक्साइड आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर। They can also divide into non-metallic and metallic oxide based on the nature of the elements combining with oxygen। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसके जो सिंपल ऑक्साइड बनेंगे ये तीनों टाइप के होंगे, एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे और एम्फोटेरिक इन नेचर, तीनों होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन की। ओके, ओजोन O3 इज अ ट्राई एटोमिक एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एक ट्राई एटोमिक एलोट्रोप है, यानी कि समा क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सम, समावयवी, हाँ समरूप कहते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं। एलोट्रोप है, ट्राई एटोमिक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। इट इज अनस्टेबल डार्क ब्लू डायमैग्नेटिक गैस हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 112 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम जानते हैं ओजोन के बारे में कि ओजोन एक अनस्टेबल डार्क ब्लू कलर की जो है डायमैग्नेटिक गैस है, डायमैग्नेटिक इन द नेचर है, यानी कि चुंबक के प्रति ये आकर्षित नहीं होती है। ए लेयर ऑफ ओजोन एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में हम अगर सी लेवल से ऊपर 20 किलोमीटर पर जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग जो लेयर हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हानिकारक, जो हमारी जो क्या कहते हैं हार्मफुल, जो आपके अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सन से, वो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने सुना है कि उसमें जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी हुआ है, उसमें एक कहीं पर जो है वो एक हल्का सा एक छिद्र देखा गया है, वो कहाँ पर, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। तो ये हमने बहुत पहले से चीजें पढ़ी हैं, जिसके जो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये कहीं कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका सी लेवल से 20 किलोमीटर की हाइट पर ये पाई जाती है। फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो एटमोस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्या करती है, ओजोन के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन की, तैयार कैसे की जाती है। O2 इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन अ डाइऑक्सीजन बिटवीन कंसेंट्रिक मेटलाइज्ड ट्यूब्ड इन एन apparatus कॉल्ड ओजोनाइजर। तो बेसिकली इसको करने के लिए क्या करते हैं, एक ओजोनाइजर लेते हैं और ओजोनाइजर जो है उसको उसमें मतलब बेसिकली ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं और ओजोनाइजर की सहायता से वो उसको आसानी से इसमें बदला जा सकता है, किसमें, ओजोन के अंदर। ठीक है, यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लगाते हैं डाइऑक्सीजन पे और वो चेंज हो जाता है आपका ओजोन के अंदर। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच यहाँ पर प्लस के 142 किलो जूल निकलेगी। ठीक है, यानी कि हीट यहाँ पर रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ O3 इज एंगुलर एंड इट फॉर्म अ बी शेप मॉलिक्यूल। तो बी शेप का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए ये आपको स्ट्रक्चर देख रहा होगा, यहाँ पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके शो हो रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर किस प्रकार से डिलोकलाइजेशन होगा दोनों बॉन्ड्स के ऊपर। और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं आप, जिसमें कि हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से
जा रहा है यहाँ, यानी कि तीनों जो है सेंटर के ऊपर ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो मूव हो रहा है, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा और ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एक भी शेप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल इसका पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस की बात करें अगर हम ओजोन की, सो ओजोन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो हमने देखा है कि जो ओजोन है वो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी कि जो बहुत सारे जो प्यूरिफायर्स होते हैं उसके अंदर यूज होती है, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी प्रिपरेशन। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली ऑन अ वास्ट स्केल, तो काफी वास्ट स्केल पर कमर्शियली जो है वो प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले बात करेंगे बाय बर्निंग सल्फर इन एयर, तो ये सल्फर है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आसानी से बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो कमर्शियली इसका बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है इसको। सेकंड, बाय बर्निंग H2S इन एयर, तो H2S जो एक गैस है, इसको जब हम एयर में बर्न करेंगे तो ये भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है, आसानी से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। थर्ड है आपके पास बाय रोस्टिंग वेरियस मेटल सल्फाइड ओर्स विद एयर, ये मेटल का सल्फाइड है, यानी कि आयरन का सल्फाइड, कोई भी मेटल ले सकते हैं हम आयरन की जगह पे। इसको हम जब रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये Fe2O3 सॉलिड और यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है, तो ये इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों से सल्फर डाइऑक्साइड को हम बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, हैज अ चोकिंग स्मेल एंड वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में अच्छा खासा सॉल्यूबल है, चोकिंग स्मेल इसके अंदर आती है। द सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इन सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेजेंट एट वेरियस हाइड्रेटेड स्पीसीज सच एज SO2 6H2O। सो बेसिकली यहाँ पर ये हाइड्रेटेड स्पीसीज की फॉर्म में भी जो है SO2 को देखा जा सकता है, जैसे कि SO2 6H2O। तो इस पर आप देख सकते हैं कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ एडेड हैं, तो ये हाइड्रेटेड स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बारिश जो है लग चुकी है बाहर, तो मे भी जो है आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आए तो देख लेना, थोड़ा आवाज को बढ़ा लेना। ठीक है, मैं काफी जोर से बोल रहा हूँ वैसे तो। स्ट्रक्चर की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म डिस्क्रीट वी शेप मॉलिक्यूल्स, सो बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 119 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट, तो इसका भी वी शेप स्ट्रक्चर होता है जैसे हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर ये SO2 के जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकें कि यहाँ पर जो जो पाई बॉन्ड है इसका भी जो है दो बॉन्ड्स के ऊपर डिलोकलाइजेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड आप यहाँ दिखा सकते हैं या यहाँ दिखा सकते हैं। और इन द रेजोनेंस हाइब्रिड हम दिखा सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो दोनों सेंटर के ऊपर, दोनों जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है SO2 का। आगे बढ़ते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। The most of SO2 produced is oxidized to SO3 by the contact process। तो ज्यादातर जो यहाँ पर SO2 होगा उसका हम जानते हैं कि H2SO4 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाई जाती है उसमें SO2 का यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसमें ज्यादातर ये यूज होती है। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, इसके माध्यम से H2SO4 कैसे बनता है ये भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात कर लेते हैं। मैनी ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर डू नॉट एग्जिस्ट एज अ फ्री एसिड्स बट आर नोन एज एनाइंस एंड साल्ट्स। तो बहुत सारे जो ऑक्सो एसिड हैं सल्फर के वो फ्री एसिड्स के तौर पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, बट नोन एज अ एनाइंस एंड साल्ट्स, तो साल्ट्स और एनाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एसिड एंडिंग विद OUS हैव सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। तो यहाँ पर दो टाइप की आपके एसिड्स होंगे, जिसमें पहला तो ये OUS जिन पे एंडिंग में होगा, जैसे कि सल्फ्यूरियस एसिड जैसे सीरीज हम अभी देखेंगे तो उसमें सारे OUS वाले होंगे, उनमें सल्फर जो है वो +4 के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दूसरे एसिड होंगे जो एंडिंग होंगे इक के साथ, वहां पर सल्फर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में जो है एग्जिस्ट करेगा। इक वाले यानी कि जैसे कि सल्फ्यूरिक वाले है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इस तरीके से, और वो फॉर्म करेंगे ATE8 वाले जो सॉल्ट्स होते हैं उस तरीके से। ये एंडिंग की बात कर रहा हूं मैं,
सम कॉमन ऑक्सो एसिड विद दियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसमें ओ यू एस वाले हैं ये, तो इन सभी में जो है वो ज्यादातर +4 और +5 है, +3 स्टेबल है। तो ये देखिए +4 जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। क्या फॉर्मूला होता है? H2SO3 सल्फ्यूरियस एसिड। स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से होता है, दो OH ग्रुप इसके अंदर देखे जा सकते हैं, यानी कि डाई बेसिक इन द नेचर होगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इसके। दूसरा है H2S2O5 दैट इज पायरोसल्फ्यूरियस एसिड। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि +5 और +3 दो प्रकार के सल्फर हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक तो यहाँ पर +5 में है और दूसरा +3 के अंदर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर भी दो आपके हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप हैं, इसलिए डाइबेसिक इन द नेचर होगा। तीसरा है आपके पास H2S2O4 यानी कि डाइथीनियस एसिड। इसके अंदर यहाँ पर एस सल्फर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप देखे जा सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इक वाले यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आसानी से देखा जा सकता है। OH जो है दो तरह से लगे हैं, डाइबेसिक इन द नेचर है, और बाकी दोनों साइड जो है आपका डबल ऑक्सीजन है, और इसके अंदर +6 जो है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सल्फर है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, ये भी याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कई बार आता है, कई जगह इसका यूज हो जाता है। तो इस वजह से हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि इसका +6 है H2SO4 के अंदर सल्फर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, H2S2O3 यानी कि थायोसल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर भी थायो है क्योंकि S आ गया है एक, और एक S यहाँ पर +6 के अंदर है, दूसरा -2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हैं, और O जो है आपके ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके माध्यम से ये दो यूनिट जो है जुड़ी हुई हैं, और सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तीसरा है आपके पास थायोनिक एसिड की सीरीज। थायोनिक एसिड में आपका H2S2O6 यानी कि डाइथायोनिक एसिड है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और देखा जा सकता है कि जो सल्फर है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेकेंड है आपके पास H2SnO6 यानी कि पॉलीथायोनिक एसिड। पॉली इसलिए है क्योंकि N की वैल्यू 1 से 12 के बीच में वेरी कर सकती है, यानी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी सल्फर जो है वो +5 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है पेरोक्साइड की सीरीज। पेरोक्साइड के अंदर H2SO5 यानी कि पेरोक्सो मोनोसल्फोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर दो OH ग्रुप देखे जा सकते हैं, और ये एक ऑक्सीजन एटम के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और सल्फर +6 में स्थित एग्जिस्ट करता है। सेकेंड है H2S2O8 यानी कि पेरोक्स डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो यूनिट ये इस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ी है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है, और +6 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ एसिड की सीरीज हो गई, इनको आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड की। मैंने बात की थी ना कि हम सल्फ्यूरिक जो एसिड है दोस्तों, उसको बनाने की जो प्रोसेस उसको भी देखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड यूज्ड इन अ केमिकल इंडस्ट्री। तो बहुत ज्यादा हमने लेबोरेटरी में भी इसको इस्तेमाल देखा है, और केमिकल इंडस्ट्री में भी H2SO4 का वाइडली यूज देखा जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोसेस फॉर इट्स मैन्युफैक्चर इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये हमने बात की थी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड obtained by burning sulfur or sulfide ores in oxide by air to SO3 using a catalytic surface। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन गैस यहाँ पर, और ये एक कैटलिस्ट है बेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर चेंज होगा, और साथ के साथ आपके डेल्टा एच जो है 196.6 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। तो ये हो गया ट्राइऑक्साइड यानी कि पहले स्टेप में। सेकंड, द सल्फर ट्राइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है ऑब्टेन, ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, वाटर के साथ मिक्स करके H2SO4 बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं बिकॉज द रिएक्शन इज वायलेंट एंड प्रोड्यूस अ डेंस केमिकल मिस्ट विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। सो बेसिकली यहाँ पर एक वायलेंट रिएक्शन हमें मिलती है, इस वजह से हम इसको नहीं करते हैं, बजाय इसके क्या करते हैं, instead the SO3 is passed into 98% of H2SO4 फॉर्मिंग H2S2O7। तो 98% हम लेते हैं H2SO4, यानी कि कम अमाउंट में हम लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, और उससे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये H2S2O7 यानी कि ओलियम में बदल जाएगा। नाउ इस ओलियम से हम आसानी से H2SO4 बना सकते हैं। दिस सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विद वाटर टू गिव कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये वाटर के साथ जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो आसानी से ये कंसंट्रेटेड H2SO4 हमें प्रदान कर देगा। ठीक है, यूजेज, और यहाँ पर इसका देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझिए कि सबसे पहले ये सल्फर है, इसको इस प्रकार से चैम्बर में लिया जाता है, यहाँ पर इसके जो है डस्ट इससे निकलकर यहाँ पर ये इम्प्योर फॉर्म में है, और जब हम इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो सेकंड उसके अंदर इसका वाटर का स्प्रे के माध्यम से इसके जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव किया जाएगा, यानी कि वॉशिंग किया जाएगा और कूलिंग किया जाएगा। सेकंड टावर के अंदर इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे किया जाएगा। इसके स्प्रे से क्या होगा, यहाँ पर ये आपका ड्राइंग टावर है, यानी कि इसको ड्राई किया जाएगा पूरी तरीके से। फिर यहाँ पर जब ड्राई हो जाएगा तो उस ये ड्राई SO2 और O2 फर्दर आगे जाके इस वाले चैम्बर के अंदर इस पर जो कैटालिटिक जो इन्वायरमेंट है इसको दिया जाएगा वेनेडियम B2O6 का। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैटालिटिक कन्वर्टर यानी कि कैटालिटिक इस चैम्बर में ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, SO3 यानी कि सल्फर के ट्राइऑक्साइड के अंदर। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो कंसंट्रेटेड H2SO4 98% जो मैंने बताया था उससे उसकी एक बौछार करवा रहे हैं, तो ये हमको ओलियम प्राप्त हो रहा है, ओलियम यहाँ से प्राप्त हो रहा है H2S2O7। इस ओलियम के माध्यम से हम आसानी से फिर H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने अभी देखा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यूजेस की बात करें तो H2SO4 फाइंड अ वैरायटी ऑफ यूजेस एप्लीकेशंस। द लार्जेस्ट यूज इज द कन्वर्टिंग कैल्शियम फॉस्फेट इनटू सुपर फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट को सुपर फॉस्फेट में बदलने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में इनको इस्तेमाल किया जाता है। फैटी एसिड्स आर सल्फोनेटेड टू मेक डिटर्जेंट्स। तो फैटी एसिड्स के को अगर डिटर्जेंट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सल्फोनेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली बहुत सारे और भी इसके यूजेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो जितनी भी बातें थी इसके अंदर, किसके अंदर, ग्रुप 16 के अंदर, वो हमने बेसिकली देख लिया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, और हम अगले वीडियो के अंदर इस P ब्लॉक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हैव अ गुड डे और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके।